हेलो एवरीवन। तो आज जो है ना हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। यह एडवांस टॉपिक है, क्लास 12 का सिलेबस में नहीं है, लेकिन आसान सा टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आता है, हायर एग्जामिनेशन वगैरह में, इसलिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जानने के पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को जरा हम लोग रिवाइज कर लें। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन की तरफ लगाया गया एक्सेस प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से इसको डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग कैसे मोलर मास कैलकुलेट करते थे सॉल्यूट का, इसका भी कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था। तो देखो लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आया कहां से? तो लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना मेनली दिए हैं क्वांट हॉफ। यही जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉज को बनाए हैं। तो एक साइंटिस्ट थे पीफर, ऐसा, तो इन्होंने जो है बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किया था ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। तो उन्हीं सब एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे क्वांट हॉफ क्या ऑब्जर्व किए कि किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह उसके कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो क्या बताए कि जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन का, मतलब C। उसी प्रकार से एक ऑब्जर्वेशन और किए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कंसंट्रेशन का। उसी प्रकार से यदि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो तो इस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। तो ये जो पीफर किए थे एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाले क्वांट हॉफ और वैसा शो किए, दिखलाए कि किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसके कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड ऑन द सिमिलर बेसिस वे यह भी शो किए कि यदि कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी जो ये दो रिजल्ट वान हॉफ दिखलाए, यही दो रिजल्ट के आधार पे वान हॉफ फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का लॉज प्रपोज किए बहुत सारा। और जो लॉ बनाए थे एक चीज क्या किए ऑब्जर्व कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉज बन रहे थे वे सभी गैस के जो लॉज थे, मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, तो ये सभी लॉ से सिमिलर थे, उन्हीं के जैसा थे। तो उसी के आधार पे जो है सबसे पहला इसमें आएगा Boyle-Van't-Hoff लॉ। लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहला यही है Boyle-Van't-Hoff लॉ फॉर सॉल्यूशन। तो यदि हम लोग मान लें कि पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ सॉल्यूशन का, if pi is the osmotic pressure and C is the concentration of solution, then pi proportional C at constant temperature T। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहां से हटाओ तो पाई इक्वल हो जाएगा k इंटू सी, इसको मान लो 1। मान लें इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of the solution, यदि मान लें कि सॉल्यूट का 1 मोल सॉल्यूशन का प्रति 1 लीटर में डिजॉल्व्ड है तो ये क्या कहलाता है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, मतलब कंसंट्रेशन। तो यहां से हम लोग C इक्वल टू लिख सकते हैं 1, या फिर पर लीटर नहीं, या V लीटर कर दें ऐसा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 बाई V। 1 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है? मोलैरिटी। मतलब C जो है यहाँ क्या बतला रहा है? मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मान लो 2। अब जरा 1 और 2 को कंबाइन करो तो क्या हो जाएगा?
पाई इक्वल टू हो जाएगा, या हम लोग लिखें फ्रॉम 1 and 2, क्या हो जाएगा पाई इक्वल टू के इंटू 1/v। ऐसा c की जगह 1/v हम लोग लिख दिए। अभी k कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दो तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा 1/v एट कांस्टेंट T टेम्परेचर, एंड दिस इज नथिंग बट बॉयल्स लॉ। यार पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े हैं जो बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा था कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है उसके प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां प्रेशर था गैस के लिए, यहाँ ये प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब सॉल्यूशन के लिए, जो कि इसके वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वान डे का जो पोस्टुलेट था उसका इस्तेमाल किए और उससे डिराइव कर दिए हम लोग बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के सिमिलर हो गया ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल-क्वार्ट लॉ। तो पहला लॉ यही था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उसके कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्ते टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट। साइन हटाए तो एक अनदर कांस्टेंट आ गया के। अब मान लिए कि सॉल्यूशन का v लीटर में 1 मोल है, तो जो उसका मोलैरिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम 1/v, तो c के जगह 1/v लिख दें हम लोग। ये कांस्टेंट हटा देंगे तो फिर से वही प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा ना। तो पाई प्रोपोर्शनल 1/v मतलब जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड दिस इज नथिंग बट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का यही था कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है उसके प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्ते टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ से सिमिलर है, डेराइव किया क्वांट-हॉफ के पोस्टुलेट या ऑब्जर्वेशन के अनुसार, इसलिए इसको हम बोलेंगे बॉयल-क्वांट-हॉफ लॉ। आसान सा था, हम लोग पहले पढ़े इसको। ऐसे ही दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर चार्ल्स क्वांट-हॉफ लॉ। तो चार्ल्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वह उसके टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ल्स लॉ में हम लोग जो है यही स्टेटमेंट पढ़े थे। तो क्वांट-हॉफ लॉ का जो सेकेंड स्टेटमेंट बताए थे कि यदि इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाए तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसमें से हम लोग क्या लिखे थे कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यही जो है चार्ल्स लॉ से मिलता जुलता है। चार्ल्स लॉ में जो हम लोग दो बात पढ़े थे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, और एक ऐसा भी था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो P वहां प्रेशर ऑफ द गैस था, पाई यहां ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, बशर्ते कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए तब। तो ये हो गया चार्ल्स क्वांट-हॉफ लॉ। इसी प्रकार से तीसरा डायरेक्ट हम लोग क्वांट-हॉफ इक्वेशन डिराइव करेंगे। क्वांट-हॉफ इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। तो क्वांट-हॉफ का देखो हम लोग दो अभी स्टेटमेंट पढ़े इसका। पहला कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, पाई वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ वॉल्यूम का, और दूसरा कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ टेम्परेचर का। अभी दोनों को आपस में कंबाइन कर दो तो पाई प्रोपोर्शनल T बाई V। अभी T बाई V हो गया, इसके बाद यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट आएगा R
इंटू टी बाई वी, इसको मान लो 1। अब जरा इसको v को इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा पाई v बराबर आर टी, ऐसा। अब यदि इसको हम लोग फॉर या ऐसे लिखें कि इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स n मोल ऑफ सॉल्यूट, मान लें कि सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट का n मोल प्रेजेंट है इन v लीटर, तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके पाई v बराबर एन आर टी, ऐसा। बस यहां से जो 1 मोल के लिए यहां है इसको n मोल के लिए कर देंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक ये भी इक्वेशन हो गया। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बराबर n बाई वी आर टी, तो पाई बराबर क्या जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, मतलब मोलैरिटी हो गया, तो मोलैरिटी को c से दिखाएंगे आर टी, तो पाई बराबर सी आर टी। इस इक्वेशन को पहले भी हम डिराइव किए नंबर 2, ऐसा। तो यही मेन इक्वेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर होगा c मतलब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, r जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसी को डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे, यही एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी के आधार पे जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आता है, जो पिछला लेक्चर में हम लोगों ने किया है एक न्यूमेरिकल इस पर। तो तीसरा था क्वांट ऑफ इक्वेशन, ऐसा ही एक लास्ट इसमें है। एक लास्ट इसमें है 4th नंबर, अवोगाड्रो क्वांट ऑफ लॉ। देखो तो अभी जो इक्वेशन हम लोग पढ़े ना क्वांट ऑफ इक्वेशन में क्या पढ़े थे, पाई v बराबर एन आर टी, ये क्वांट ऑफ इक्वेशन है इसी सॉल्यूशन के लिए। अब मान लें कि दो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए फॉर टू डिफरेंट solutions at different temperatures, for two different solutions at two different temperatures we can write, दो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे इसी इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पाई 1 v1 बराबर n1 r t1। उसी प्रकार से लिख सकते हैं पाई 2 v2 बराबर n2 r t2। r चूंकि गैस कांस्टेंट है तो दोनों सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यदि इसको हम लोग यहां से ऐसे करें कि इफ पाई 1 इक्वल टू पाई 2 मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर एंड ऑल्सो टेम्परेचर भी दोनों का सेम कर देंगे, T1 इक्वल टू T2 मतलब मान लें कि कांस्टेंट है दोनों सॉल्यूशन के, तो ये पूरा इधर कांस्टेंट है, ये पाई भी कांस्टेंट हो गया, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं V1 बराबर N1, ये हो गया V2 बराबर N2। तो दोनों को यदि डिवाइड करके लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा V1 बाई V2, ये हो जाएगा N1 बाई N2। इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 बाई N1 बराबर V2 बाई N2, ऐसे। या फिर ऐसे नहीं तो यहां भी इसको छोड़ सकते हो। तो इस इक्वेशन से हम लोग का क्या कंक्लूजन आता है कि दो सॉल्यूशन है और यदि दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम हो, तो इस केस में दोनों सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम सेम नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करेगा, किसका, सॉल्यूट का। क्या बताए कि ऑस्मोटिक प्रेशर यदि दोनों सॉल्यूशन का सेम हो, टेम्परेचर भी सेम हो, तो इस केस में दोनों सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल्स को कंटेन करेगा। और यह जो है एकदम सिमिलर है अवोगाड्रो लॉ का, जो गैसियस स्टेट में हम लोग अवोगाड्रो लॉ पढ़े हैं,
यही बताता था कि टेम्परेचर प्रेशर यदि कांस्टेंट रखें तो गैसों का इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेगा, कंटेन करेगा। तो ऐसे यहाँ भी है कि यदि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम जो है सेम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का कंटेन करता है। अब जो इसमें इस आधार पे यदि हम लोग देखें तो इसका मतलब ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं कि सॉल्यूट का 1 मोल होगा 22.4 लीटर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, जो स्टैंडर्ड कंडीशन होता है एसटीपी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम यदि मान लें कि 22.4 लीटर हो 1 मोल के लिए, जो वॉल्यूम हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वह कितना के बराबर होगा 1 एटीएम का, क्योंकि एसटीपी पर प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम होता है। तो यहां से इसको जो है ध्यान में रखोगे इस स्टेटमेंट को। तो पहले ही बता दिए कि जो 4 लॉज है ऑस्मोटिक प्रेशर का एडवांस टॉपिक है, क्लास 12 में हम लोग को नहीं जानना है, आगे जो है इसके बारे में पढ़ना था, लेकिन आसान था इसीलिए जो इसको डिस्कस किया। नोट्स में भी जो है सब बातों का डिस्कशन किया हुआ है। देखो तो अभी जो हम लोग पढ़े ना लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, उसी को हम लोग कर रहे हैं। बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी मैक्सिमम एट कंसंट्रेशन। टेम्परेचर जो है ना यहाँ कांस्टेंट बता रहा है, तो बोल रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होगा कौन सा कंसंट्रेशन पे। तो जो पहला ही बताए थे ना बॉयल्स वन हॉफ लॉ, उसमें क्या बताए थे कि पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी का, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट बता रहा है तो हम लोग को बस यही रिलेशन फॉलो करना है, पाई प्रोपोर्शनल सी, मतलब देखना है कि चारों में से कौन सा कंसंट्रेशन सबसे अधिक है। तो जो कंसंट्रेशन सबसे अधिक होगा उसी के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। कि m/10 कितना होगा 0.1 m, m/5 कितना होगा 0.2 m, कि m/100 0.01 m, कि m/1000 0.001 m। ऐसा अब देख लो कौन सा कंसंट्रेशन सबसे अधिक है, तो 0.2, मतलब इस कंसंट्रेशन के लिए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे अधिक होगा, बशर्ते टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ कंसंट्रेशन अलग अलग रेंज में भी होगा। मान लो कि यहाँ एसिड या बेस मेंशन कर दे, इसी के लिए से लिखते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइबेसिक सॉल्यूशन या डाइबेसिक एसिड सॉल्यूशन विल बी मैक्सिमम एट कंसंट्रेशन, ऐसे ही दिया हुआ रहेगा। मान लो यहाँ रहे तुम्हारा 2n, ऐसा करके जगह कहीं दे दे, तब इसको कैसे बनाओगे, तो फिर नॉर्मलिटी और मोलैरिटी दोनों एक में करना होगा। तो नॉर्मलिटी को बदलना होगा किसमें, मोलैरिटी में बदलना होगा। तो क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। तो यहाँ से मोलैरिटी यदि निकालोगे तो हो जाएगा नॉर्मलिटी बाय बेसिसिटी, मतलब कितना हाइड्रोजन, नॉर्मलिटी दिया हुआ है 2 और लिखा हुआ डाइबेसिक एसिड है, तो डाइबेसिक एसिड मतलब बेसिसिटी इसका 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1, मतलब इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 1 मोलर। यहाँ कितना हो रहा था 0.2 मोलर, तो इस बार कंसंट्रेशन मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा 1 मोलर, मतलब इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम है। सेकेंड क्वेश्चन वैसे ही है कि फॉर 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी लोवेस्ट। इस बार जो है कंसंट्रेशन फिक्स मान लिया है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा कौन सा टेम्परेचर पे। तो इसके लिए जो चार्ट्स वाला हम लोग पढ़े कि यदि आप यहाँ कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हो तो इस केस में जो है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टी का, टेम्परेचर का। क्योंकि हम लोग को लोवेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है तो यहाँ हम लोग लोवेस्ट टेम्परेचर देखेंगे, कम से कम। तो कम से कम टेम्परेचर कौन सा है, तो कुछ डिग्री सेल्सियस में कुछ केल्विन में दिया हुआ है, तो इसको बदल लो, सबको डिग्री सेल्सियस है सबको केल्विन में। तो यदि इसी को हम लोग केल्विन में बदले तो 273 जोड़ो कितना जाएगा 298 केल्विन, ये तो केल्विन में ऑलरेडी है, इसमें भी 273 जोड़ दो कितना जाएगा
323 केल्विन, और ये तो 300 केल्विन दिया हुआ है। तो ये हुआ 298 केल्विन, ये हुआ 250 केल्विन, ये 323 केल्विन और ये आया 300 केल्विन। तो देखो चारों में से सबसे कम टेम्परेचर कौन है? 250 केल्विन। तो सबसे कम टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सबसे कम होगा। तो इसके लिए जो है हम लोग का आंसर कौन सा हो गया? 250 केल्विन। तो ऐसा ही ऑब्जेक्टिव लॉज नहीं आता है एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आसान सा है, इसलिए वर्बली सारे लॉ को याद रखोगे। अगला डिस्कशन जो है हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।